नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं आप्तोपदेश प्रमाण। देखो ये इंग्लिश में लिखा है, वो सिलेबस के अनुसार मतलब नोट्स किस तरीके से बने हुए हैं। और नीचे देखो क्वेश्चन है, आप्तोपदेश एवं आप्तपुरुष के लक्षण, शास्त्र के लक्षण, आप्तोपदेश का वर्णन करते हुए कारण के प्रकार का उल्लेख करो, आप्तोपदेश का चरक के अनुसार लक्षण लिखो, आप्तोपदेश की आयुर्वेद में उपयोगिता सिद्ध करो, आप्तोपदेश के पर्याय लिखें और आप्त के लक्षण स्पष्ट करें। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो साथ में मेंशन हैं। अब इन सारे क्वेश्चनों का आंसर अपन ऑटोमेटिक जब चैप्टर स्टडी करेंगे पूरा तो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप्तोपदेश प्रमाण। देखो ध्यान से देखो, आप्तोपदेश प्रमाण चरक अनुसार प्रधान। आचार्य चरक इसको प्रधान मानता है आप्तोपदेश प्रमाण को। आप्तदेश, आप्तवचन, आप्तश्रुति, शब्द, आगम, ये इसके पर्यायवाची हैं। अभी क्वेश्चन आया था ना कि आप्तोपदेश के पर्यायवाची लिखो। ये सारे क्वेश्चन, ये मतलब आप्तोपदेश, आप्तवचन, आप्तश्रुति, शब्द, आगम मतलब समानार्थक शब्द, इनका मीनिंग एक ही है, आप्तोपदेश प्रमाण। अब देखो, यथार्थ ज्ञानी, यथार्थवादी पुरुष, आप्त, आप्त पुरुष, इनके वचन आप्तोपदेश कहलाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि यथार्थ ज्ञानी जो सत्य का जानकार हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य का जानकार हो। यथार्थवादी पुरुष जो हमेशा सत्यता का साथ दे, हमेशा सत्य ही बोले। आप्ति या आप्त पुरुष, इनको अपन आप्त पुरुष बोलते हैं। इनके जो वचन होते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना, ये मतलब जो आप्त पुरुष यथार्थ जानकारी, इनको आप्त पुरुष बोलते हैं। और जो ये वचन बोलते हैं, ठीक है, उनको आप्त उपदेश मतलब आप्त के द्वारा बोला गया उपदेश, संत महात्मा उपदेश देते हैं ना, तो उसी तरीके से आप्त उपदेश मतलब आप्त पुरुष द्वारा बोले गए वचन आप्त उपदेश कहलाते हैं। प्रमाणिक प्रमाण, क्योंकि ये प्रमाणिक है, क्योंकि हमेशा सत्य होते हैं, आप्त पुरुष द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इसको प्रमाण के रूप में यूज लिया जाता है। जब बोलते हैं ना कि भाई इस आचार्य ने बोला है, जब अपन कहीं फंस जाते हैं किसी जगह तो अपन बोलते हैं कि आचार्य चरक ने इस रोग में ये चिकित्सा बताई है, तो हमारे लिए आचार्य चरक क्या है, आप्त पुरुष है। कभी कभी सुश्रुत का बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने ये बोला है, क्योंकि ये आप्त पुरुष है। इनको हम प्रमाण की तरह यूज लेते हैं। अपन बोलते हैं कि भाई बुखार में अगर ऐसा ऐसा हो, बमन आ रहा हो, ठीक है, शरीर में ताकत नहीं है, तो आचार्य चरक ने बोला कि इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बुखार मानना चाहिए। तो अपन उन आप्त पुरुषों के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इसको बुखार की संज्ञा देंगे। तो ये एक तरीके से प्रमाण की तरह यूज होता है। तो नीचे लिखा हुआ है, आप्त पुरुषों के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। आप्त पुरुष कौन है? सिंपल सी बात है, आप्त पुरुष वे हैं जो हमेशा यथार्थ ज्ञान हो, उनको तीनों कालों का ज्ञान हो, हमेशा सत्य बोलने वालों, रज और तम से हीन हो, ठीक है, रही। तो आगे नीचे आ जाएंगे आप्त पुरुष के लक्षण, एक अलग से हेडिंग आ जाएगी, वो और भी समझ में आ जाएगा। अब आप्तोपदेश मतलब आपके जो उपदेश है ना, आप्तोपदेश प्रमाण, उसकी लक्षण की बात कर रहा है।
रजस्य मोभ्याम निर्मुखताम ज्ञान बलेन ये येषा त्रिकाल मलनम ज्ञान व्यवहातम सदा आप्तशिष्टा। ये पूरा कोटेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी होगा, कोई ज्ञानी पुरुष है तो वो हो जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, 4 लाइन का कोटेशन है ये। लास्ट में आता है सत्यम वक्षन्ति ते कस्तात् सत्यम नीरजय स्तमा। तो इसकी हिंदी याद करनी है अपन को, 4 लाइन की हिंदी है, वो अपन को याद करनी है। तपस्या जनित ज्ञान बल से रज व तम से युक्त व्यक्ति, तपस्या जनित ज्ञान बल से रज तम से मुक्त व्यक्ति, मैंने थोड़ा युक्त पढ़ लिया था इसको, मुक्त है ये, मुक्त व्यक्ति। तपस्या अपन बोलते हैं ना, ध्यान धारणा समाधि, तपस्या करते हैं 12-12 साल तक, युगों तक। राक्षस करते थे ना पहले देखो, उनमें जब तक वो तपस्या करते थे ना, वो रज और तम से मुक्त होते थे। जैसे उनको वरदान मिल जाता था वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं, अहंकार आ जाता था उनमें कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही सबसे बड़ा नेता हूँ, मतलब एक तरीके से देवता हूँ, कुछ भी मानने लगते थे वो। जब उनको भगवान को ब्रह्मा जी देते थे ना वरदान, उसके बाद में उनमें रज और तम आ जाता था। लेकिन जब वो तपस्या करते थे ना, तब ऐसा नहीं होता था। तपस्या करने के बाद में ही तो वरदान मिलता था, और वरदान तभी मिलता है जब आपको व्यक्ति रज और तम से मुक्त हो जाए। तो तपस्या जनित ज्ञान बल से, देखो साफ साफ लिखा हुआ है तपस्या जनित। आपने सिद्धि की है किसी चीज़ की, आपने तपस्या की है किसी चीज़ की, तो आपको कोई मतलब नहीं संसार में क्या हो रहा है, बस आप अपने भगवान की भक्ति में लीन हो। तपस्या जनित ज्ञान बल से, या फिर तपस्या किसी भी क्षेत्र में, आप मान लो कि जैसे आचार्य चरक है, आचार्य सुश्रुत, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, वर्क किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो इनको नॉलेज हुई, इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, तो वो अपने लिए आप्तोपदेश बन गए। इन्होंने अपने क्षेत्र में तपस्या की है, काम किया है, वर्क किया। किसी भी तरीके से ले सकते हो इस चीज़ को, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। तपस्या जनित ज्ञान बल से रज तम से मुक्त व्यक्ति, रज यानी राजसिक, जो राजसिक ठाट बाट होते हैं ना, मतलब आरामदायक सुख साधन, उनका त्याग, उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तामसिक भोग विलास, तामसिक यानी भोग विलास, निद्रा, अच्छा खाना पीना, ये तामसिक जो भोग विलास वाली बात है ना, वो उनके मन में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों से मुक्त व्यक्ति आप्तोपदेश बोलने वाले होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान का अबाधित ज्ञान जिसे प्राप्त हो। देखो भूतकाल में क्या हो चुका है वो भी उसकी नॉलेज हो, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके नॉलेज हो, और फ्यूचर में क्या होगा उसकी भी उसको नॉलेज होती है। तो वो होते हैं आप्त पुरुष। वे ही आप्त शिष्ट व विबुद्ध हैं, उनके वचन निसंदेह निश्चित रूप से सत्य हैं। तो तपस्या जनित वाले और जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो, वही आप्त पुरुष है, जिनके वचन निसंदेह, हमेशा, जिसपे कोई संदेह न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये बात व्यक्ति बोल तो रहा है, माने कि नहीं माने, अगर उन्होंने बोल दिया तो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए कि हमेशा कि ये तो सत्य होके ही रहेगा। तो निसंदेह, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनकी बातों पे। रज व तम से मुक्त होने के कारण सदा सत्य बोलते हैं। अभी क्वेश्चन और उठता है भाई सत्य क्यों बोले, क्योंकि उनमें ना तो किसी से राजसिक है ना तामसिक, 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम, तो वो सत्व से युक्त होते हैं। उनमें रज और तम का कोई योगदान नहीं होता है, वो पहले ही त्याग दिए जाते हैं। तो ये 4 लाइन है। तपस्या जनित ज्ञान बल से रज तम से मुक्त व्यक्ति, भूत भविष्य वर्तमान का अबाधित ज्ञान जिसे प्राप्त हो, वे ही आप्त श्रेष्ठ विभुद है, उनके वचन निसंदेह निश्चित रूप से सत्य माने जाए, निसंदेह रूप से कोई संदेह ना किया जाए उन पे। वे रजतम से मुक्त होने का सदा सत्य ही बोलते हैं। आप्त पुरुष लक्षण, वो तो थे आप्तोपदेश लक्षण, अब है आप्त पुरुष के लक्षण। तर्क से रहित निश्चित ज्ञान वाले, तर्क से रहित, तर्क क्या, अपन ने कल वाली क्लास में अनुमान की लास्ट वाला टॉपिक था तर्क। तर्क यानी अपन करते हैं कसम कस वाली स्थिति कि लाभ है कि हानि है, किसी चीज को खरीदने से पहले देखते हैं ना लाभ है कि हानि है, उहू पू मतलब विचार विमर्श करना, वो तर्क था, अपन ने देखा था कल। तो तर्क से रहित निश्चित ज्ञान, तो तर्क भी नहीं करें, सीधा रिजल्ट, वो भी निश्चित वाला, क्लियर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि इस व्यक्ति ने बोला है तो सत्य है। तो तर्क से रहित निश्चित ज्ञान वाले, ठीक है। निष्पत्ति निरूपता, मतलब निष्पत्ति किसी के लिए भेदभाव नहीं करने वाला, निरूपता, ऐसा नहीं कि इसकी भला कर जाएगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, उसके लिए सब समान है। सभी विषय को देखें, 2 व्यक्ति हैं, मान लो कोई ऐसे अपन बोलते हैं जज के पास जाते हैं, तो उसके लिए तो देखो जब तक दोष प्रूफ नहीं हो जाता उसके लिए दोनों समान होते हैं।
उस कटघरे में जिसके ऊपर दोष लगा है वो भी उसके लिए वैसा ही है, जो दोष लगा रहा है वो भी वैसा ही है। जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक दो जज के लिए समान होते हैं। ऐसे ही आप्त पुरुष के लिए कि वो सबको समान, किसी से द्वेष ना करे, किसी से हिंसा ना करे, किसी से ऐसा नहीं कि ये तो मेरा सगा है इसकी ज़्यादा फेवर कर दूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल नेचुरल, न्यूट्रल, स्मरण शक्ति संपन्न, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। कार्य व अकार्य के विभाग को जानने वाले, कार्य एवं अकार्य, देखो कोई कार्य कर रहा है कैसा होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन सबको जानने वाले, सारे विभागों को जानने वाला होना चाहिए। आप्त पुरुष के लक्षण चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आता है कि आप्त पुरुष के लक्षण लिखो। किसी भी प्राणी के प्रति उपताप राग द्वेष से रहित, हाँ, किसी भी प्राणी के प्रति स्थिति उपताप मतलब राग द्वेष से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि राग, किसी से ज़्यादा लगाव भी नहीं, राग ही नहीं होता, लगाव। ऐसे किसी से स्त्री से लगाव होता है, किसी कार से लगाव हो जाता है, किसी मकान से लगाव हो जाता है, किसी वस्तु से लगाव हो जाता है, किसी टेबल से लगाव हो जाता है, किसी बुक से लगाव हो जाता है कि ये बुक मेरी फेवरेट है, ये टीचर मेरा फेवरेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब नेचुरल, सब समान। और नहीं द्वेष, किसी से उसका ऐसा नहीं कि जलन हो रही है, पड़ोसी से जलन हो रही है, टॉपर से जलन हो रही है, इसके पास कैसे आ गई, इसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। इन सब चीज़ों से ऊपर, मतलब परे हट जाना चाहिए, तभी तो अपन आप्त पुरुष नहीं बन जाते, क्योंकि अपने अंदर ये सारी चीज़ें हैं अपन। ओके सागर, मैं बता दूंगा 4th लाइन एक बार बता दूंगा मैं दोबारा से। कार्य अकार्य के विभाग को जानने वाले, कार्य मतलब क्या कार्य करने से क्या होगा, अगर ऐसा कार्य करेंगे अपन, ऐसा व्यक्त बोलेंगे। देखो आप्त पुरुष क्या होता है, पहली बात तो बोलता ही नहीं है, कोई कार्य करता ही नहीं है। जब करता है तो उसको रिजल्ट का पता होता है कि अपन ये कार्य करेंगे, अपन बोलेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, तभी। मतलब कार्य और अकार्य, कब बोलना है उसको और कब नहीं बोलना है उसको जानना, उसको पता होता है कि कब बोलना होता है कब नहीं। आप्त पुरुष अपन ऐसे बोलेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति आपकी नज़र में भाई ये आप्त है, तो अपन किसी भी महात्मा या कि किसी ऋषि मुनि के संपर्क में आए हो, कोई व्यक्ति आया हो, तो बोलते हैं ना कि बाबा इसको आशीर्वाद दे दो कि बाबा इसका कल्याण हो। बाबा बस कुछ नहीं बोलेगा, उससे चाहे 10 बार बुलवाओ, कोशिश करेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं इसको बोल दूंगा तो फल होगा ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं, तो मैं क्यों अपने आप को झूठा सिद्ध करूं, तो वो बोलता नहीं है उस समय। और बाबा ने बोल दिया कि बेटा तेरा मंगलमय होगा, देखो सिद्ध वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रहा। अगर उसने ऐसे बोल दिया कि बेटा तेरा कल्याण होगा तो उसका सच में कल्याण होता है। तो कार्य और अकार्य, कब बोलना है कब नहीं बोलना है उसको जानता है, सभी विभागों को जानने वाला। क्लियर सागर? वे रज व तम से मुक्त होने का नहीं है। किसी भी प्राणी के प्रति द्विप्त व उपता मतलब राग द्वेष, ना तो किसी से प्रेम होना चाहिए, ना किसी से मतलब जलन होनी चाहिए, ईर्ष्या होनी चाहिए, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। अपन क्यों आप्त पुरुष नहीं बन सकते? क्योंकि अपन को किसी से प्रेम हो जाता है तो किसी से नफरत भी हो जाती है, किसी से ज़्यादा लगाव भी हो जाता है, किसी से ऑटोमेटिक दूरी बना लेते हैं। तो ऑटोमेटिक अपन नहीं है, इस श्रेणी में है ही नहीं, अपन आप्त पुरुष बन ही नहीं सकते। अगर आपको आप्त पुरुष बनना है तो इन सारी चीज़ों को त्यागना होगा। सबसे पहले आपको राग और द्वेष को त्यागना होगा। ठीक है, ये तो हो गए आप्त पुरुष के लक्षण। आप्त पुरुष का उपदेश शब्द मतलब जो आप्त पुरुष है, आप किसको माने आप्त पुरुष? आप देखो प्रकार हैं, 2 टाइप्स। लौकिक आप्त पुरुष, लौकिक आप्त पुरुष में जो ज्ञानी होते हैं, योगी, ऋषि, मुनि, ठीक है, वो आ जाते हैं सारे, देवता, ठीक है, या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी गॉड हैं, जो आपके लिए गॉड है। किसी के लिए कौन गॉड है, वो आप्त पुरुष हो गए। किसी के लिए मम्मी पापा ही गॉड आप्त पुरुष हो गए। आपके लिए, वो खुद के लिए नहीं होंगे लेकिन आपके लिए तो हो जाएंगे, क्योंकि पापा ने बोला है, बात सही होगी। अपन किसी काम को कर रहे होते हैं, पापा ने बोला है, सही बात बोली होगी, अपने भले के लिए बोली होगी, अपन ऐसा समझते हैं। वो माने तो है, नहीं तो नहीं माने तो नहीं माने, सिंपल सी बात ये। तो लौकिक आप्त पुरुष, लौकिक यानी एक तरीके से सिद्ध, योगी, देवता, जो भी आपके मानते हो वो। एक होता है अलौकिक। अलौकिक में क्या होता है? वैदिक काल में जो वैदिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो वेद, जो वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, 4 वेद है ना, वो सारे वेद पुराण, वो सारे श्रुति, और एति है इतिहास प्रमाण, जो किताबें लिखी होती है ना इतिहास में कि ऐसा हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था, ये सब अपने जो बुक पढ़ रहे हैं ना,
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब इतिहास में आ जाती हैं क्योंकि पहले लिखी गई हैं, पहले सब कुछ हुआ है ऐसा तो ही तो लिखी गई हैं, तो मतलब सत्य है ये। तो ये इतिहास प्रमाण, एति है में आ गया इतिहास। तो इति है, देखो इतिहास की परिभाषा देखो, इतिहास प्रमाण की, इति है अदु वृद्धा, ऐसा है निश्चय पूर्वक कहा है वृद्धों ने, ऐसा निश्चय पूर्वक है। अब ये इतिहास को क्या बोलते हैं, अपन जो आज पढ़ रहे हैं, अपन जो आज कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाएगा। सही बात बोल रहा हूँ मैं कि जैसे कि कल अपना बीता हुआ दिन इतिहास बन गया अपने लिए कि कल अपन ने वो पढ़ा था, क्योंकि वो कल हुआ था एक्चुअली में। तो इतिहास में जो लिखा है अपन ऐसा मानते हैं कि ये सत्य है, ऐसा निश्चय ही हुआ है। इतिहास में जो लिखा है जो 100% डेफिनेटली हुआ ही है वो, तो इसलिए अपन को उसको सत्य मानते हैं। तो अलौकिक आप्तोपदेश, स्मृत पुराणादि और परंपरागत ज्ञान, ये सब वो आते हैं अलौकिक में। कैसे? परंपरागत ज्ञान, अपन बोलते हैं ना दादा नाना दादी नानी के नुस्खे होते हैं, परंपरागत ज्ञान है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। परंपरागत ज्ञान है, एक तरीके से आप्त पुरुष चलता आ रहा है वो। स्मृति अपनी याददाश्त के तौर पे, एक तरीके से पुरानी याद भी तो होती है कि स्मृति, वो इतिहास में चलेगी। अपन ने बचपन में कुछ सीखा, क्या है गए, अब भी तक चल रहा है वो सत्य, तो सीखा अपन ने। तो जो भी सीखते हैं अपन, पुराण आदि जो भी मतलब वेद पुराण जो जितने ना अपने हिंदू समाज के या फिर मुस्लिम समाज के जो भी अपन के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, बाइबल कुरान जो भी, वो सारे, और जो इतिहास की जितनी भी वैदिक काल और इतिहास में जो भी बुक लिखी हुई हैं उनका ज्ञान, सब ये आप्तोपदेश में आते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है छोटा सा कि एति है प्रमाण को किसमें सम्मिलित किया है, मतलब इतिहास प्रमाण को किसमें सम्मिलित किया गया है, तो आपको लिखना चाहिए आप्तोपदेश में, क्योंकि इतिहास में जो हुआ है वो अपन ने बुकों में उतारा है उसको, जो उस काल के उस समाज को समझने वाले, उस धर्म को समझने वाले व्यक्ति ने उसको बुक में उतारा, मतलब ऐसा निश्चय ही हुआ है। तो इतिहास की परिभाषा में देखो, इति है अदु वृद्धा, ऐसा निश्चय ही हुआ है। वृद्धों ने कहा है, मतलब वृद्धों ने कहा है कि ऐसा निश्चय ही हुआ, क्योंकि वृद्धों ने तो लिखा, अपने पूर्वजों ने तो लिखा वो इतिहास, अपन ने थोड़ी लिखा था इतिहास, इतिहास पहले ही लिख गया, अपने लिए इतिहास है। अपन जो मैं जैसे आज बुक लिखूं, आने वाली पीढ़ी के लिए वो इतिहास है, क्योंकि मैं उनका पूर्वज बन जाऊंगा और वो अपनी जो बात कहेंगे उनके लिए इतिहास बन जाएगा। तो ऐसा निश्चय ही हुआ है, सिंपल सी बात ये है। तो सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन बने अभी तक, आप्तोपदेश के लक्षण और आप्त पुरुष के लक्षण, 4-4 लाइनें दोनों की, संस्कृत याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शास्त्र कि शास्त्र की परिभाषा लिखो और उत्तम शास्त्र के लक्षण लिखो। आचार्य चरक के अनुसार शास्त्र के लक्षण लिखो। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, शास्त्र की परिभाषा लिखो, उत्तम शास्त्र के लक्षण लिखो, आचार्य चरक के अनुसार शास्त्र के लक्षण लिखो, शास्त्र के 18 गुण लिखो। किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन है, आंसर एक ही आएगा। शासन मतलब जो शासन करना सिखाए, नीचे परिभाषा लिखा है, शिस्ते अनैति शास्त्रम, याद होनी चाहिए, ये श्लोक याद होना चाहिए, रट लो इस श्लोक को। शिस्ते अनैति शास्त्रम, शासन करने वाला ग्रंथ शास्त्र कहलाता है। शासन करने वाला ग्रंथ शास्त्र कहलाता है, जिस ग्रंथ से मनुष्य के लिए शुभ अशुभ कर्मों का विवेचन हो। जिस ग्रंथ में, वह ग्रंथ मान लो जिसमें मनुष्य के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की विवेचना हो, मतलब बातचीत हो, उसको अपन शास्त्र कहते हैं। या फिर शासन करने वाला शास्त्र। शासन कैसे? क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान कराता है, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे कार्य करने से मतलब कैसे महान व्यक्ति बनता है, तो शासन करने वाला, इसलिए इसको शासन करने वाला बोला है। अपन को पता है, व्यक्ति ने जन्म लिया, शास्त्रों का अध्ययन करेगा वो, तो उसको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उसने उस शास्त्र के अनुसार चला तो एक इतना महान व्यक्ति बनेगा कि वो शासन करेगा, मतलब अपने क्षेत्र, अपने सीमा, अपने राज्य में वो शासन करेगा। तो शासन करने वाला ग्रंथ, सिंपल सी बात, इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। संसनाद शास्त्रम गूढ़ तत्व का प्रतिपादन, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन सांसनकृत, मतलब ये ऐसा एक दूसरी परिभाषा और आती है इसके सामने कि संसनाद शास्त्रम गूढ़ तत्व का प्रतिपादन।
अपन मान लो किसी भी चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो गूढ़ जो मतलब जो छुपा हुआ है लोगों से, हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता। गूढ़ रहस्य मिलता है ना भाई, इसको तो गूढ़ रहस्य मिल गया। किसी औषधि को मान लो समझ लिया उसने, तो यार इसको तो यार वो घुटने की औषधि का गूढ़ रहस्य मिल गया, इसके पास पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी है जिससे सारे घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं मिलता वो गूढ़ रहस्य खजाना हो जैसे टाइप, नहीं, आपको स्टडी करना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। अब औषधि के सीखना है तो आपको चरक संहिता, मतलब वो भी एक तरीके से शास्त्र ही है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तो उसके गूढ़ रहस्य को जानना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जब बार बार आप स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाता है कि भाई इसमें कहना क्या चाहता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कैसे दवाइयाँ बनानी है, किस तरीके से औषधियों को कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में छिपी हुई होती हैं। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग, एक तरीके से शास्त्र ही तो हैं। तो समझ में आया शास्त्र। देखो शासन संसन, ये उसके एक तरीके से पर्यायवाची मान लो। शिस्ते अनिति शास्त्रम, शासन करने वाला ग्रंथ, ये इसकी निरुक्ति मान लो। तो जिस ग्रंथ में मनुष्य के लिए शुभ अशुभ कर्मों का विवेचन होता है उसे हम शास्त्र कहते हैं, ये इसकी परिभाषा मान लो। और दूसरी परिभाषा गूढ़ तत्व का प्रतिपादन जिस शासन या ग्रंथ में होता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। एक चौथी परिभाषा ये मान लो। तो कई परिभाषा हैं, आपको जैसा क्वेश्चन आए वैसा आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ गए तो चारों परिभाषा लिख दो, एक लाइन की है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो उत्तम शास्त्र, तो आचार्य चरक ने विमान स्थान अध्याय नंबर 8 में ये बताए हैं, कौन से, उत्तम शास्त्र के 18 गुण या 18 जो फेवरेट है ना कि लक्षण, वो 18 यहाँ पे बताए हैं। पहला है समूह यशस्वी विधि पुरुषा सेवितम। देखो संस्कृत में है, इसकी हिंदी आगे लिख लो अगर आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इतना रट लो। कभी कभी क्वेश्चन आता है उसमें पदार्थ विज्ञान में कि शास्त्र के गुण लिखो, शास्त्र के लक्षण लिखो, तंत्र के गुण लिखो, तंत्र के लक्षण लिखो, ये यही हैं। अष्टांग हृदय भी क्लियर हो रहा है इस एक, तो आपको लिखना है उत्तम शास्त्र के 18 गुण या लक्षण। तो पहला है समूह हर यशस्वी विधि पुरुषा सेवितम, इसके आगे लिखो बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये मतलब लक्षण है शास्त्रों के कि समूह हर यशस्वी विधि, यशस्य धीर पुरुष है सेवितम, इसका मीनिंग है कि बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों द्वारा सेवन, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं या फिर बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा, इनके द्वारा इस शास्त्र को पढ़ा जाता है। कि शास्त्रों को उसी को बोलते हैं शास्त्र, उत्तम जो लक्षण होते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन, उत्तम शास्त्र है। तो उत्तम शास्त्र उसी को बोलते हैं जिसका सेवन, सेवन का मतलब ऐसे नहीं खाना, पढ़ना, सेवन का मतलब होता है पढ़ना, कि उस शास्त्र को बड़े बड़े यशस्वी ज्ञानी पुरुष वाले व्यक्ति वो भी स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई बुक है ग्रेस एनाटोमी, एग्जाम्पल समझो ग्रेस एनाटोमी, ठीक है, BD चौरसिया एनाटोमी, 2 एनाटोमी है, ये ऐसी एनाटोमी है, बुक है जो टीचर भी स्टडी करेगा। तो आपके लिए तो टीचर यशस्वी हो गया ना, क्योंकि टीचर आपको पढ़ा रहा है और टीचर उस बुक को पढ़ रहा है, तो आपके लिए वो उत्तम शास्त्र हो गया कि देखो सर भी इसी बुक से पढ़ रहे हैं, अपन को यही बुक पढ़नी चाहिए। समझ लो ना बात को। तो समूह हर यशस्वी विधि धीर पुरुष सेविता, मतलब बड़े बड़े यशस्वी पुरुषों, मतलब जो उसके प्रखाट पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उनके द्वारा भी उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है अर्थ बहुलम, इसकी हिंदी है अधिक विषय युक्त, मतलब बहुत अधिक विषय से युक्त हो। किस तरीके से, अधिक विषय युक्त मतलब विभिन्न तरह के विषय, ऐसा नहीं कि किसी एक विषय को केंद्रित, मतलब एक ग्रुप को लेकर केंद्रित, उसमें पूरा वर्णन हो अलग अलग। जैसे एनाटॉमी की बात करें, मैंने एनाटॉमी का एग्जांपल दिया था, एनाटॉमी की, ऐसा नहीं कि भाई अपर हैंड की एनाटॉमी है, लोअर हैंड की भी होना चाहिए, एब्डोमन की भी होना चाहिए, सर की भी होना चाहिए, एब्डोमन की भी होनी चाहिए, तो सबकी, तो विविध विषय युक्त, मतलब अलग अलग विषय के सेक्शन होने चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। एक विषय में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, तो उसको समझाने के लिए पूरा उसका विषय का वर्णन होना चाहिए, तो वो उत्तम शास्त्र है। तीसरा है आप्तजनों से, आप्तजन पूजितम, इसके संस्कृत है आप्तजनम पूजितम, आप तो पुरुषों द्वारा अनुमति या पूजने योग्य,
जिसकी आप्त पुरुष, देखो आप्त पुरुष भी उसकी पूजा कर रहा है, मतलब जो हमेशा सत्य बोलता है, यथार्थ बोलता है, वो व्यक्ति भी उस शास्त्र की पूजा कर रहा है, उसका अनुमत कर रहा है, उसका सेवन कर रहा है, तो वो उत्तम शास्त्र है। तीसरा, जिसकी आप्त पुरुष भी पूजा करें। चतुर्थ गुण है त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, उत्तम मध्यम अल्प बुद्धि तीनों शिष्यों द्वारा ग्रह। जो ज्ञानी प्रखंड व्यक्ति है, मतलब क्लास का टॉपर, एक मीडियम व्यक्ति जो बस पास हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, एक जो बस फेल हो जाता है या फिर मूर्ख होता है ना, जो मतलब थर्ड डिवीजन बाई ग्रेस पास होता है, उन तीनों व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, इतना इजी लैंग्वेज में वो होना चाहिए, उसको बोलते हैं उत्तम शास्त्र। ये चौथा गुण था। ये आपको याद होने चाहिए। 18 अष्टांग में भी आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, और पदार्थ में भी आता है। कहीं एक जगह तो ये आएगा ही कि शास्त्र के गुण लिखो, तंत्र के गुण लिखो, एक ही बात है, शास्त्र हो चाहे वो तंत्र हो। शास्त्र के लक्षण लिखो, तंत्र के लक्षण लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आचार्य चरक अनुसार तंत्र के गुण लिखो, आचार्य चरक अनुसार शास्त्र के गुण लिखो, एक ही बात है। यही 18 आएंगे, इसलिए मैं बड़ा ध्यान से पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, चरक में भी है, ये चरक के ही तो हैं, सेकेंड ईयर में चरक में भी आएंगे ये, तो मतलब बहुत सारे कवर होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखो, अप्यगत पुनः रक्त दोषम, पुनरक्त दोष से रहित, मतलब संस्कृत याद मत करो, कोई जरूरत नहीं है, हिंदी याद कर लो तो भी चलेगा। पांचवा है पुनरक्त दोष से रहित हो, मतलब कोई वस्तु है, कोई विषय है, बार बार नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अपन ने पहले चैप्टर में एक टॉपिक क्लियर कर लिया, तो ऐसा नहीं कि वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है बीच बीच में, नहीं, पुनरक्त दोष से रहित, बार बार रिपीटता नहीं होनी चाहिए। तभी तो आचार्य क्या करते थे, आचार्य चरक क्या करते थे कि जैसे कि कोई प्लांट है, पेड़ पौधे का नाम बार बार आ रहा है औषधि में, तो हमेशा उसके पर्यायवाची का यूज किया है। तो एक ही प्लांट को हमेशा पर्यायवाची के रूप में यूज किया, तो आपको है ना एक ही प्लांट के 10 पर्यायवाची याद होने चाहिए। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि श्रेष्ठ आचार्य, इसलिए तो बोलते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई प्लांट का नाम आता रिपीट नहीं किया, उनका पर्यायवाची का यूज किया। तो यहाँ भी वो गुण है कि पुनरुक्त दोष नहीं, बार बार नहीं आना चाहिए। अगर बार बार आ रहा है तो उसकी शब्दावली को चेंज कर दो, ताकि आपको बोर ना हो, और या तो मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो बार बार ये तो वही पेज आ रहा है, आगे बढ़ो। आपको इंटरेस्ट बना हुआ रहना चाहिए, ये भी उत्तम शास्त्र का लक्षण है। अब आता है ऋषि प्रणीतो, आश्रम ऋषि प्रणीत, मतलब सिंपल सी बात है, कौन सा ये छठा, आश्रम ऋषि प्रणीत, ऋषियों द्वारा, जो ऋषि मुनि है ना, वो भी इसका स्मरण करें या सेवन करें, वही बात है। जैसे आप पुरुष करते थे, योगी पुरुष करते थे, धीर पुरुष करते थे, इसी तरह ऋषि मुनियों द्वारा भी जिसका सेवन किया जाता हो, मतलब जिसको पढ़ा जाता हो। अगला है अपवित्र शब्दम, सम्यक रचित भाव्य सूत्र वाला हो, भद्दे शब्द का संयोग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी भाषा का उसमें यूज नहीं होना चाहिए जो थोड़ा अपशब्द हो। बहुत से ग्रंथ आते हैं जिनमें अपशब्द होते हैं, बड़े मतलब सुव्यवस्थित, सुसज्जित और सिस्टेमेटिक तरीके से उनमें वर्डों का यूज होना चाहिए। देखो वर्ड, शब्दों की चयन, जो शब्दों का चयन करते हैं ना, अपन तो एक तो बोलते हैं कि चरण, अपन कोई व्यक्ति बोलता है पैर, कोई व्यक्ति बोलता है टांग, तो टांग होती है, पैर होते हैं, चरण होते हैं। तो देखो बात एक ही है, तीनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन चरण का यूज करोगे तो आप अच्छा लगेगा। तो सुसज्जित या सुव्यवस्थित शब्दों का उपयोग उसमें होना चाहिए, उसको बोलते हैं उत्तम शास्त्र। अब देखो अगला है अकष्टम शब्दम, जिसके उच्चारण में कष्ट न हो, जिसके उच्चारण में कष्ट न हो। अकष्टम मतलब टूटे फूटे, अपन बोलते हैं ना कि कटे फटे शब्द, अपन बोलते हैं ना कटवा गिनती बोलो, या फिर कटे फटे शब्द को जब पहली क्लास में आते हैं तो पहले कै खे गए, फिर आधा कै, फिर टैन को जोड़ के शब्द बनाते थे, ये तो कठिन वर्ड, इसको बोल के सुना। तो वो ऐसे शब्दों का ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं होना चाहिए, सिंपल एंड स्वीट्स, साधारण शब्दों में होना चाहिए। अब देखो अगला है विस्तार से विषय प्रतिपादन, संस्कृत में भी लिखा हुआ है इसमें, पुष्कलम विधानम, कोई जरूरी नहीं है संस्कृत याद करने की। अगला है सुंदर अर्थयुक्त, एक सवधारणम, सुंदर अर्थयुक्त, सुंदर अर्थ वाला, मतलब देखो डबल मीनिंग्स बातें होती है ना, ठीक है,
तो अगर डबल मीनिंग्स किसी भी चीज़ का निकल रहा है तो उसका वो एक सुंदर अर्थ हो, कानों को रमणीय हो, ठीक है, उसको एक क्या बोलते हैं, आगे संदेश मिले, मानव समाज का उससे संदेश मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सुंदर अर्थयुक्त। ऐसा नहीं कि आप अर्थ वाले वर्ड यूज कर रहे हो लेकिन उसका गलत मीनिंग निकले ताकि समाज में गलत समाज फैले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है, अर्थ वाले शब्द आप यूज कर रहे हो, किसी चीज को समझाना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको उसको क्या करना होगा, एक अच्छा अर्थ प्रेजेंट करना होगा, एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल प्रेजेंट करना होगा। तो सुंदर अर्थ वाला होना चाहिए। अब है विस्तार से विषय प्रतिपादन। विस्तार से, ऐसे नहीं है कि कोई विषय को मतलब बात कर रहे हैं अपन, कोई सा विषय मान लो, जैसे एनाटॉमी की एग्जांपल लेते हैं फिर से, जैसे अपन एंड की स्टडी कर रहे हैं, तो एंड की अपन ने मसल्स देख ली, बोन्स देख ली, ना तो अब इसमें नर्व सप्लाई बताई, ना अपन को वेन सप्लाई, वेन का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं बताया, ना आर्टरी बताई, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो ये बोलता है कि विस्तार से विषय प्रतिपादन। अगर आपने उस विषय को स्टार्ट कर दिया तो उसका विषय का विस्तार से वर्णन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम इसको 2 दिन बाद में पढ़ेंगे, 3 दिन बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, उस टॉपिक को वहीं पे कंप्लीट खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। अगला है सम्यक रूप से रचित हो। सम्यक रूप से, सिस्टेमेटिक तरीके से। अब आचार्य को जो लिखने वाला है शास्त्र, उत्तम शास्त्र, उसको पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से किस समाप्ति करनी है। तो सम्यक रूप से उसकी रूपरेखा अच्छी होनी चाहिए। यथाक्रम विषय निर्दिष्ट क्रमांक, देखो 13वां, देखो क्रमागर्थार्थम मिथाक्रम विशिष्ट निर्दिष्ट, मतलब यथाक्रम विषय निर्दिष्ट, जिस तरह का कर्म आपने बनाया, जिस तरह का आप ग्रंथ लिख रहे हो वो आपका निर्दिष्ट होना चाहिए। आगे पहले इंडेक्स बनाते हैं ना, वो वाली बात कर रहा है ये। वस्तुत्व के विषय के रूप में निश्चय करने में प्रधान, वस्तुत्व के विषय के रूप में निश्चय करने में प्रधान। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला है वस्तु तत्व के विषय रूप से निश्चय करने में प्रधान हो। किसी भी चीज, वस्तुतः यानी कोई भी चीज को अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें निश्चय, उसके ऐसे पढ़कर निश्चय वाला ज्ञान हो जाए कि ये ऐसा है। जैसे अपन एनाटॉमी का एग्जांपल देते हैं कि अपन ने हैंड का स्ट्रक्चर पढ़ा, हैंड के मतलब एनाटॉमी पढ़ी, मसल्स पढ़ी, अटैचमेंट पढ़े, बोन्स पढ़ी, जितना भी सब कुछ पढ़ लिया, तो एक निश्चय ज्ञान होना चाहिए कि एक्चुअली में ये ऐसा ही होता है। डाउट नहीं होना चाहिए उसको पढ़ने के बाद में भी। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या पता सही है कि नहीं है, गलत हुआ तो किससे कन्फर्मेशन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ लिया तो कन्फर्मेशन। जैसे कि अब कहीं पे अपन बहस होती है तो आप बोलते हो टीचर को कि सर जी कि ये तो ग्रेस एनाटॉमी में ऐसे लिखा हुआ है, तो सर बोलेंगे ग्रेस एनाटॉमी में ऐसे लिखा है तो हाँ कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि वो एक उत्तम शास्त्र है, क्योंकि वो पूर्ण है एक तरीके से, उसमें विस्तार से सब चीज़। अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा हुआ, तो वो बात है कि निश्चय ज्ञान होना चाहिए। आप किसी चीज़ को एक रेफरेंस के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो वो क्लियरिफिकेशन एक तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो अगला था वस्तुत्व, यहाँ हो गया पूर्व पर वाक्यों में विरुद्धता, और आगे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जैसे कि आचार्य चरक ने बोल दिया ना कि आचार्य चरक ने पहले 4 प्रमाण बताए थे, लास्ट में फिर विमान स्थान में जाके 3 प्रमाणों की मान लिया। इसी तरीके सुश्रुत ने 4 दोष बताए थे, वात पित्त कफ और रक्त, और लास्ट में 3 दोष ही माने, वात पित्त कफ। तो ऐसे पूर्व और पर कि पहले के अध्याय में तो आपने क्या बोल दिया और बाद के अध्याय में आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2 ही गलती है, आचार्य चरक और सुश्रुत की। गलती नहीं बोल सकते, उन्होंने अपनी जगह सही बताया और दोनों चीज़ों को सिद्ध किया कि हमने ऐसा क्यों बोला वहाँ पे और यहाँ पे अपन क्यों मना कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो पूर्व और पर वाक्यों में मतलब पहले चैप्टर में कोई सिद्धांत बना दिया उन्होंने कि ऐसा होता है, तो बाद में वो सिद्धांत चेंज नहीं होना चाहिए कि लास्ट में जाके सिद्धांत चेंज हो गया, नहीं। पूर्व पर मतलब पहले के और बाद में के वाक्यों में, चैप्टरों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। भिन्नता का मतलब होता है कि मतलब जो सिद्धांत बनाए थे वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए। मिश्रीभूत प्रकरण के आगे क्रॉस का चिन्ह है। मिश्रीभूत का मतलब, प्रकरण का मतलब ये है कि अपन मान लो कि अब हैंड पढ़ रहे हैं एनाटॉमी में और बीच में उसमें पैर का डायग्राम डाल दिया, पैर पढ़ने लग गया। मिश्रीभूत नहीं होना चाहिए, एक जगह एक ही सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहिए, एक ही टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। जैसे कि अब मैं पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, अब बीच बीच में आपको अष्टांग हृदय पढ़ाने लग जाऊँ, तो मिश्रीभूत वो नहीं चलना चाहिए, मिश्रीभूत नहीं होना चाहिए।
ठीक है। शीघ्र अर्थ बताने में समर्थ, शीघ्र उसका जो सारांश है तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली में बताना क्या चाहता है, अपन को समझाना क्या चाहता है, किस विषय में बात कर रहा है। और ये अगला पॉइंट है लक्षण युक्त हो। लक्षण युक्त हो, लक्षण का मतलब होता है कि उसका एक शाब्दिक मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते किसी भी चीज़ को, एक्चुअली अपन किस लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जैसे अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी भाई शरीर की संरचना जानने के लिए, तो इसलिए तो पढ़ते हैं। तो एक लक्षण की इसकी अगर आप एनाटॉमी स्टडी करोगे तो आपकी शरीर की स्ट्रक्चर का पता लगेगा कि कैसा बना हुआ है, उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई है वो पता लगेगा आपको। तो एक लक्षण होना चाहिए। और उदाहरणवत है, उदाहरण युक्त हो, मतलब समझने के लिए दृष्टांत होते हैं ना, तो वो दृष्टांत बीच बीच में आने चाहिए, तभी तो आपको समझ में आता है। जैसे जितने भी अपन ने प्रमाण स्टडी किए हैं, परिभाषा से समझ में नहीं आया, सारे एग्जाम्पल से समझ में आए, तो एग्जाम्पल होने चाहिए ताकि व्यक्ति टाइम से टाइम समझ सके। तो ये थे 18 लक्षण, तंत्र के 18, शास्त्र के 18, चरक के 18, जितने भी है ना, ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं एक ही चीज़ से, तो ये 18 के 18 आपको याद होने चाहिए। अब तो देखो कल करेंगे, आज थोड़ा सा मेरे को बार बार खांसी आ रही क्योंकि मैं अभी बाइक लेके आया था, तो बाइक से सीधा क्लास पे बैठा हूँ मैं, तो ये कल करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे आज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।